नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पहली इकाई का 8वां पाठ, जिसका नाम है वीर भूमि पर कुछ दिन, ये आज हम लेने वाले हैं, जिसकी विधा है यात्रा वर्णन और रचनाकार है रुक्मिणी संगल। आइए सबसे पहले रचनाकार का परिचय लेते हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1945 में उत्तर प्रदेश के बुढ़ाना में हुआ और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने स्वतंत्र लेखन किया है। कृतियों के बारे में अगर कहे तो दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य, इस विषय पर उन्होंने शोध प्रबंध लिखा है। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। जैसा कि इस पाठ की विधा है यात्रा वर्णन, क्या होता है इस यात्रा वर्णन में, तो इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियाँ यानी अपने अनुभव, प्रकृति कला का पर्यवेक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण अर्थात बड़े ही रुचिपूर्ण ढंग से वर्णन किया जाता है, जो रुक्मिणी संगल ने किया है। प्रस्तुत पाठ में वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों, वहाँ की कला संस्कृति का सजीव वर्णन किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, पर्यटन मनुष्य जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। पर्यटन करने से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, यानी असीम आनंद की अनुभूति तो होती ही है। इसके साथ हमें जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ की ऐतिहासिक, भौगोलिक या अन्य बातों का ज्ञान भी हमें मिलता है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कलाएं, वहाँ के त्योहार, इनके बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। अब राजस्थान की ही अगर बात करें तो इस पाठ में राजस्थान की संस्कृति और विरासत के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा गया है। राजस्थान की मशहूर इमारतें, किले, वहाँ के धार्मिक स्थल और स्मारक, उसी तरह यहाँ पर कई महान राजपूत शासकों ने जो शासन किया, इसके बारे में लेखिका ने बहुत ही अच्छा लिखने का प्रयास किया है। यहाँ पर तरह तरह के उत्सव भी मनाए जाते हैं, जिसका आनंद उठाने के लिए देश विदेश के कई पर्यटक यहाँ पर आते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है वीर भूमि पर कुछ दिन। पाठ को शुरू करने से पहले एक मुद्दा मैं आपको बता दूं बच्चों। पाठ की लंबाई कुछ ज़्यादा होने की वजह से ये वीडियो आपको थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन वीडियो पूरी देखना है। और जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है, उनके अर्थ मैं विश्लेषण देते हुए बतला दिया करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। यहाँ से मेड़ता पहुँचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए हैं, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। यूँ भी सायंकाल हो चुका था। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहाँ रखकर थोड़ा तरोताज़ा हुए। लेखक और उसके परिवार ने राजस्थान जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। रेल से उनकी यात्रा शायद शुरू हुई है। तो भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़, बीकानेर, नागौर और उसके बाद मेड़ता, यहाँ तक जब वो आए तो उन्हें ऐसा लगा कहीं हम पंजाब में तो नहीं आ गए, क्योंकि मेड़ता का वातावरण ही कुछ ऐसा था कि वहाँ पर पंजाब जैसे बहुत सारे हरे भरे खेत, हरियाली और पशु दिखाई दे रहे थे। और उनका गंतव्य स्टेशन यानी जहाँ उन्हें जाना था, यानी कि जोधपुर, तो वहाँ तक जाते जाते सायंकाल हो चुका था। वहाँ पर उन्होंने किराए पर कोई कमरा ले रखा था। वहाँ पर सारा सामान रखने के बाद वो थोड़े तरोताज़ा हो गए। तरोताज़ा होने से यात्रा की सारी थकान निकल जाती है और अगले पर्यटन का मज़ा उठाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने भी शुरुआत कर दी। वो दिन था 22 दिसंबर का। तो 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो रायकाबाग क्षेत्र में स्थित है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाता है। छीतर झील के पास होने से इसे छीतर भवन भी कहते हैं। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। 22 दिसंबर ये उनका पहला दिन था पर्यटन का, कि उन्होंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया और ऑटो रिक्शा लेकर उन्हें उम्मेद भवन जाना था।
जो कि वहाँ के मशहूर राई का बाग इस क्षेत्र में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया था और जिसे बनाने के लिए तकरीबन 20 साल लगे थे और ये विश्व का विशालतम ऐसा भवन माना जाता है। और वही कहीं आसपास छीतर झील भी है, इसलिए उसे छीतर भवन भी कहा जाता है। राजस्थान ऐसे ऐसे स्मारक, किले और इमारतों से भरा हुआ पड़ा है कि जहाँ पर हमारी नज़र जाती है मानो नजरें गड़ से जाती है। ये उम्मेद भवन भी ऐसा ही है, पूरी तरह से सजावट से और सुंदरता से परिपूर्ण है। ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद अर्थात धन संपत्ति और जिससे हमारा मन बहलाया जा सके, ऐसे कई साधन वहाँ पर उपलब्ध थे। तो यहाँ पर बात उम्मेद भवन की चल रही है, जिसे महल भी कहा जाता है। तो महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि ये विशालतम भवन है और इसमें 343 कमरे होने की वजह से इन कमरों को होटल का रूप दे दिया गया है और उसके एक भाग में शाही परिवार रहता है, यानी महाराजा उम्मेद सिंह के जो वंशज होंगे वो वहाँ पर रहते हैं। होटल में प्रवेश और वहाँ बैठकर चाय या कॉफ़ी का एक कप एक व्यक्ति अर्थात एक पर्यटक के लिए कम से कम 1000 रुपया खर्च कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। ये तो होना ही है। जितनी बड़े होटल में जाओगे एक कप चाय पीने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। भूतल पर एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें वहाँ के राजाओं की, उनके क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल की अनेकानेक जानकारियाँ चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। ये वहाँ की एक खास बात हो सकती है। म्यूजियम अर्थात विविध बातें जहाँ पर एक साथ संग्रहित होती है और जो देखने लायक होती है। तो ऐसा भूतल में अर्थात बेसमेंट में वहाँ पर वो बनाया गया है और तत्कालीन जो राजा थे उनके क्रियाकलाप, उन्होंने कैसे कैसे युद्ध लड़े या फिर उनका रहन सहन कैसा होगा, इसकी जानकारी देने वाले चित्र वहाँ पर मौजूद थे। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। उसी भवन की एक प्रतिकृति वहाँ पर दिखाई देती है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी, जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था। अरे भाई, पर्यटक के पास भी तो समय की सीमा होती है ना। एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर अगर वो घंटों तक चिपका रहेगा तो कैसे काम चलेगा। जी तो नहीं हट रहा था इनका भी, क्योंकि जो भी था सुंदर, सजीव, भव्य और मन को मोहित करने वाला, इसलिए उनकी दृष्टि चिपक सी जा रही थी। लेकिन जहाँ उन्हें जाना था, उनका दूसरा गंतव्य स्थान मंडोर गार्डन, वहाँ अब उन्होंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का अध्ययन करते समय या इस पाठ को पढ़ते समय या वीडियो देखते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना कि लेखक के पर्यटन का क्रम क्या है। तो पहले उन्होंने उम्मेद भवन देखा है और अब वो मंडोर गार्डन देखने जा रहे हैं। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। तत्कालीन जोधपुर के राजा जो थे उनके द्वारा निर्मित मांडव्यपुर का ही अपभ्रंश रूप मंडोर है। पहले कहा जाता था मांडव्यपुर और उसका बदला हुआ रूप जो है या नाम जो है वो है मंडोर। अब देखते हैं मंडोर गार्डन या उसके आसपास क्या क्या है। यहाँ बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। जैसे आप कभी अगर मथुरा गए हो तो मथुरा में बना हुआ कृष्ण का एक एक मंदिर कला और उत्कृष्टता का अति सुंदर नमूना है। ये मंदिर भी कुछ ऐसा ही है। चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ी नुमा उद्यान दर्शनीय है, अर्थात एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना होता है। यहाँ पर रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत, इसकी प्रहरी जान पड़ती है। बड़ी सुंदर उपमा दी है। वहाँ पर एक 3 तलों वाली यानी 3 मंजिलों वाली एक शानदार इमारत है जो मानो इस सुंदर कृष्ण मंदिर की रक्षा कर रही हो, अर्थात रक्षक के रूप में वो खड़ी है। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हैं। उद्यान में प्रवेश करते ही वहाँ के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर पर्यटकों को प्रसन्न कर उनसे कुछ दक्षिणा की आकांक्षा करते जान पड़ते। कहते हैं कि हमारे जो प्राचीन लोकगीत होते हैं उन लोकगीतों में
हमारा इतिहास होता है, हमारी कला और परंपराओं के बारे में ज्ञान की बातें होती है। तो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का मन रिझाने के लिए यहाँ पर कुछ लोकगीत गायक भी है जो ऐसी धुन छेड़ते हैं वाद्यों के साथ, जो कि हिंदी या राजस्थानी होती है, कि उन्हें सुनकर पर्यटकों का दिल खुश हो जाता है और उन्हें अर्थात उन गायकों को वो दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ पैसा दे देते हैं। उन लोकगीत गायकों का अपना पेट भरने का शायद यही व्यवसाय होगा। रानी उद्यान की बाई और पहाड़ी की एक चट्टान पर वहाँ के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियाँ बनवाई। अब हम बात कर रहे हैं रानी उद्यान की, वो भी एक सुंदर स्थान है वहाँ का। तो उसकी बाई ओर की पहाड़ी पर चट्टान पर वहाँ के वीरों ने देवताओं की बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाई है जो देखते बनती है। ये मूर्तियाँ शिल्प कला का नमूना हो सकती है, क्योंकि चट्टान को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया है। वह दृश्य अनुपम है, सुंदर है। मंडोर गार्डन के दृश्यों से अभिभूत अर्थात बहुत ही प्रसन्न होकर, प्रभावित होकर हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे, जो शहर के मध्य में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से घिरा है। विद्यार्थी मित्रों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर लेखक और उनके परिवार ने राजस्थान की जो भी 2-3 दिन की यात्रा की है यादगार, उसमें उन्हें मेहरानगढ़ बहुत ही भाया है, बहुत ही अच्छा लगा है। तो अब हम मेहरानगढ़ के बारे में ही देख रहे हैं। कहते हैं कि देश के सबसे बड़े किलों में से मेहरानगढ़ एक माना जाता है। और इसकी विशेषताएं क्या है? ये शहर के मध्य में है, पहाड़ पर 400 फीट ऊंचा है और 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से ये घिरा हुआ है। परकोटा यानी किसी भी गढ़ की रक्षा के लिए चारों तरफ बनाई हुई मजबूत दीवार। और इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा कराया गया था। सचमुच ये देखने के बाद हमें लगता है कि हमारे पूर्वजों ने कैसी कैसी अद्भुत रचनाओं का निर्माण किया था। उसके परकोटे में जगह जगह बुर्जियां बनाई गई है। किले का जो ऊपरी भाग होता है उसे बुर्जी कहते हैं। इस किले में भव्य प्रवेश द्वार, जयपोल, लोहपोल और फतहपोल बने हैं। यानी जैसे जैसे हम मेहरानगढ़ की चढ़ाई शुरू करेंगे और जैसे जैसे ऊपर ऊपर चढ़ते जाएंगे, तो सबसे पहले हमें जयपोल, उसके बाद लोहपोल और अंत में फतहपोल, इनका सामना करना पड़ेगा। फतह अर्थात हमने विजय पाली, हम गढ़ के ऊपर चढ़ गए। और ये तीनों ही पोल अर्थात ये 3 प्रवेश द्वार है जो कि अत्यंत आकर्षक है। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है और हम काफी ऊपर आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य व मनोरम दृश्य यहाँ से बड़ा ही मनभावन दिखाई देता है। प्रकृति अपना रंग बदलती रहती है, तो दिन में मेहरानगढ़ देखने का मजा ही कुछ और है, जब चारों तरफ रेगिस्तानी धूप होती है और वही मेहरानगढ़ रात के समय उजली चांदनी में बड़ा ही आकर्षक दिखाई देता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक के रूप में बनवाए गए हैं। तो जब जब दुश्मन के साथ युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी और विजय प्राप्त होने के बाद तो विजय के प्रतीक के रूप में ये द्वार बनवाए गए, ऐसा माना जाता है। द्वारों के दीवारों पर जौहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्त चिन्ह भी बने हैं। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन है, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतह महल और रानी सागर आदि। कहीं बैठक खाना तो कहीं दीवाने खास, दीवाने आम है, तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई है। राजस्थान के कई शहरों में से जो एक मशहूर शहर है जोधपुर, वहाँ पर लेखक आए हैं और वहाँ के स्थानों को देखने का आनंद ले रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने देखा उम्मेद भवन, उसके बाद देखा मंडोर गार्डन, फिर देखा रानी उद्यान और अब वो आनंद ले रहे हैं मेहरानगढ़ का। इस मेहरानगढ़ के बारे में कभी कभी मेरे मन में विचार आता है कि जिनका निर्माण कार्य जोधाजी राव ने आज से 565 साल पहले किया, तो उसकी सुंदरता आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। और मोती महल से लेकर दीवाने आम तक ये जितने सारे अलग अलग प्रकार के महल जिनका अभी अभी हमने उल्लेख किया, वो एक ही जगह पर है, अर्थात एक ही गढ़ में है। तो जोधाजी राव जैसे हमारे पूर्वज सचमुच बड़े अद्भुत थे
और उनके हाथों से बड़ी ही सुंदर और अद्भुत रचनाओं का निर्माण हुआ था। इस परिच्छेद में जो जौहर की बात आई है, जो कि वहाँ की वीरांगनाओं के द्वारा किया गया था, उसका परिचय हम इसी पाठ में आगे जाकर विस्तार से करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लेखक का पर्यटन का पहला ही दिन चल रहा है। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत थंडा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। प्रवेश द्वार के एक ओर महादेव का मंदिर है तो दूसरी ओर देव सरोवर। आप कल्पना कर सकते हैं कि महादेव का मंदिर और देव सरोवर, इनके बीच ये अद्भुत और सुंदर स्मारक है जिसका नाम है जसवंत थंडा। यहाँ अनेक पक्षी, भांति भांति की चिड़ियाँ चहचहाकर अपनी प्रसन्नता की सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही थी। अर्थात इन चिड़ियों की चहचहाहट इतनी प्यारी और सुंदर है कि वह सुनने के बाद पर्यटकों के अंदर अपने आप एक उत्साह का संचार होता है, उन्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में अर्थात उनकी याद में बनाया गया था। जोधपुर के इन सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है। बिल्कुल तुम्हारे और मेरे मन की बात यहाँ पर लिखी है। देश हो या विदेश, जहाँ जहाँ हम सुंदर कलाकारी देखते हैं, सुंदर सुंदर शिल्प देखते हैं, तो वह अप्रतिम कारीगरी देखकर हमारा मन उन कलाकारों के लिए अपने आप झुक सा जाता है। उन्हें हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। यहाँ पर लेखक की वही भावना हो रही है। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट अस्ताचलगामी हो गया था, अर्थात उसके डूबने का वक्त हो गया था। फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था, अर्थात फिर से लौटकर उन्हें जोधपुर जाना था जहाँ पर उन्होंने कमरा लिया था। अब जोधपुर जाए तो कैसे जाए? आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। यात्रा का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद अगर उठाना हो तो बस हो या रेल, हमें आरक्षण अवश्य करना चाहिए, जो कि उन्होंने किया था। अगली प्रातः को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन थे, बैठे थे। तो जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से यात्रा करने के बाद प्रातः के समय वो जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। बिना समय गंवाए होटल की वैन में बैठकर होटल पहुंच गए। यहाँ पर लेखक का एक दिन का पर्यटन पूरा हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम अगले दिन की ओर बढ़ते हैं, अर्थात जैसलमेर स्टेशन पर जब वो उतरे तो वो वहाँ से उनका अगला दिन शुरू हुआ। एक कक्ष में हमारा सामान पहुँचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का, जैसे किसी स्कूल या कॉलेज में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का पूरा नियोजन होता है। उसी तरह वहाँ के होटल मालिक ने आज आपको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ भ्रमण करना है, उसका पूरा नियोजन कर दिया। और हमारे घर आए हुए अतिथि के लिए भी कभी कभी हम ऐसा ही नियोजन करते हैं। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए, पटवा की हवेलियाँ। तो ये जो दूसरा दिन है तो पहला स्थान वो देखने जा रहे, पटवा की हवेलियाँ। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। यहाँ पर लेखिका बताती है कि 18वीं सदी में जैसलमेर में एक प्रसिद्ध व्यापारी सेठ था जिसके 5 सुपुत्र थे और उनके लिए उन्होंने इन 5 हवेलियों का निर्माण किया था और जिसका नाम रखा गया था पटवा की हवेलियाँ। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियाँ कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। ये इन हवेलियों की खास विशेषता मानी जाएगी। इनकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के खम्भों अर्थात स्तंभों पर खड़ी है। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोखे, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क ने यह करिश्मा किया है, ये जादू किया है। यह वर्णन पढ़ने के बाद हमें ताजमहल की अवश्य याद आ जाती है। पत्थर की जालियाँ, पारदर्शक झरोखे और सोने की कलम से चित्रकारी करना,
ये कोई साधारण बात नहीं है। उसी तरह समुंदर या नदी में मिलने वाली जो सीपियाँ होती है या जो कांच होते हैं, उनसे बनाई गई वस्तुएं इसे देखने के बाद पर्यटक चकित अवश्य हो जाते हैं और इसलिए इन शिल्पकारों के प्रति हमारा माथा आदर से झुक जाता है। पर्यटन को लेकर कवि इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। शायद यही विचार लेकर लेखक राजस्थान में आया है और इसीलिए एक एक स्थान का आनंद वो ले रहा है। पटवा की हवेलियों का आनंद लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आज ही सम का कार्यक्रम भी था। सम एक ग्राम है जो होटल से 11-12 किमी दूर रेत की चादर पर बसा है। गांव का नाम सम होने की वजह से उस कार्यक्रम का नाम भी सम ही रखा गया है, जिसका आनंद लेने के लिए लेखक जा रहे। वहाँ पर 10-12 किलोमीटर तक रेत ही रेत फैली हुई है। इस सम ग्राम से 1.5-2 किमी पहले ही जीप ने हमें उतार दिया, जहाँ कई सारे रेगिस्तानी जहाज अर्थात ऊंट अपनी सवारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इतनी जल्दी उतारने का कारण ये है कि ज़्यादा रेत में जीप या कोई भी वाहन नहीं चल सकता, वहाँ पर तो ऊंट पर ही बैठना होगा और इसीलिए उन्हें कहा गया है रेगिस्तानी जहाज यानी कि ऊंट। हम भी एक जहाज में सवार हो गए। डर भी लग रहा था, प्रसन्नता भी हो रही थी, उत्सुकता भी थी। अब देखो बच्चों, डर, प्रसन्नता और उत्सुकता, इन तीनों का अनुभव लेखक ले रहा है। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। जब सूर्यास्त लेने का समय आता है तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो अत्यंत दर्शनीय होते हैं। ये स्थान शायद ऐसा ही है जो उन्हें देखना था। ऊंट की सवारी का यह पहला अनुभव था। ऊंटों की कतारें ही कतारें, सभी पर नर नारी और बाल वृद्ध सवार थे। ये दृश्य बड़ा ही दर्शनीय था। शायद सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी जैसे ही हमारी। आप में से कोई अगर ऊंट पर बैठा होगा तो आप जान सकते हो, फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक। कुछ ऊंट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाकर वापस आ रहे थे। कुछ ऊंट जा रहे थे तो कुछ आ रहे थे। आने वाले ऊंट अपनी सवारियों को उनके स्थानों पर पहुंचा कर आ रहे थे। रेत के मखमली गद्दे जिन पर आपके पग 5-7 अंगुल नीचे धंसते जाते हैं। ये जो रेत होती है रेगिस्तान की, ये बड़ी मुलायम होती है, तो मखमल के गद्दे जैसी वो होती है और जिसमें कभी कभी हमारे पांव फंस जाते हैं। पंक्तिबद्ध अर्थात कतारबद्ध ऊँटों की कतारें, उन पर रंग बिरंगी पोशाकों में आसीन अर्थात बैठे हुए पर्यटक शायद अपने गिरने के भय में खोए दम साधे बैठे थे, बिना हिले डुले एकदम एकाग्र होकर कहीं मैं ऊंट पर से गिर न जाऊं। ये विचार सभी पर्यटकों के मन में थे। देखते ही देखते हम सब अपने गंतव्य पर पहुंच गए। क्या अद्भुत दृश्य था। बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाकड़ा, चाट पकोड़े जैसी अनेक वस्तुएं लिए विक्रेता चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। आमतौर पर पर्यटकों के लिए ये बात नई नहीं होती है। कभी बाग बगीचों में तो कभी किसी चौपाटी पर ऐसी चीज़ें बेचने वाले लोग हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें कभी हम खोमचे वाले भी कहते हैं। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में निमग्न थी। ये कन्याएं इस कला में अवश्य माहिर थी। अनेक पर्यटक अपने कैमरे के बटन ऑन कर अस्ताचलगामी भास्कर को कैमरे में बंद करने के लिए सन्नद्ध थे। अरे वो आए ही थे इसलिए कि जो डूबने वाला सूरज है, जो अत्यंत आकर्षक लग रहा था, उसे कैमरे के अंदर उसकी तस्वीर ली जा सके, तो वो उस तैयारी में थे। देखते ही देखते चमकता सूर्य ताम्रवर्णी होकर, बिल्कुल लाल होकर जल्दी जल्दी दूर क्षितिज में लय होता जा रहा था। क्षितिज यानी वो स्थान जहाँ पर लगता है कि आसमान और धरती का मेल होने जा रहा है, तो वहाँ पर ये सूर्य जा रहा था, साथ ही पर्यटकों के कैमरों में कैद भी। कुल मिलाकर वह जन सैलाब किसी महाकुंभ की याद ताज़ा करा रहा था। जन सैलाब यानी जहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ हो, ऐसा महाकुंभ जैसा वो दृश्य लग रहा था। विद्यार्थी मित्रों, लेखिका ने जिस सम कार्यक्रम का उल्लेख किया है यहाँ पर, ये हुआ उसका आधा हिस्सा दिन का।
अभी रात का बाकी है। अब उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े जो लगभग आधे फरलांग पहले खड़ी थी। आधा फरलांग अर्थात 202 मीटर की दूरी। उस मार्ग में चलते हुए मखमली फोम के गद्दों की अनुभूति हो रही थी, जिसका जिक्र पहले भी आया है। बड़ा अच्छा लग रहा था। जीप पर सवार हुए और आ गए जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि भोज का प्रबंध था। अर्थात यहाँ पर 2 कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी और भोजन का आनंद भी। मैं इस कार्यक्रम की मन ही मन कल्पना कर रहा हूँ बच्चों, आप भी कीजिएगा। मध्य में अग्नि प्रज्वलित की गई थी। 3 और दर्शकों को बैठने की व्यवस्था थी, तो एक और प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का मंच बनाया गया था। यानी बीच में मंच है और तीनों और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने वाले दर्शक, जिसमें लेखक और उसका परिवार भी शामिल है। लेखक कलाकारों के मंच के बारे में कहते हैं कि उसमें राजस्थान के जाने माने कलाकारों ने वहाँ की लोक संस्कृति को नृत्य, नाटिका और गायन के माध्यम से जो प्रस्तुति दी वह अद्भुत थी। यानी वहाँ पर नृत्य भी हुआ, नाटक भी हुआ, गायन भी हुआ। देश विदेश में प्रस्तुति देने वालों का यह संगम दर्शकों को भाव विभोर किए था। अर्थात सारे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे। रात्रि भोज की तैयारी संपन्न हो चुकी थी। अब लेखक को बढ़ना था भोजन की ओर, तो वो सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। भोजन में राजस्थानी व्यंजनों अर्थात खाद्य पदार्थों का वैविध्य था, अर्थात अनेकता थी। कई प्रकार के व्यंजन वहाँ पर बनाए गए थे। सेल्फ सर्विस अर्थात जैसा रुचे, जितना रुचे लीजिए, खाइए, आनंद उठाइए की तर्ज पर, अर्थात इस नियम के अनुसार सब भोजन कर रहे थे। तो लेखक हो या लेखक की जगह पर कोई भी हो, ये दिन तो अवश्य उसके लिए हमेशा यादगार बना रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों। इन सब स्मृतियों के साथ होटल वापस आए। वहाँ से भी सामान उठा, पुनः स्टेशन, वही रात्रि यात्रा और पहुँच गए जोधपुर। जैसलमेर से चित्तौड़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। सबसे पहले जोधपुर, जोधपुर के बाद जैसलमेर। अब जैसलमेर से उन्हें जाना है चित्तौड़गढ़, तो वही रेल की यात्रा करने के बाद वो 24 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। ये आज का दिन भी उनके लिए खास रहने वाला है। चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का, तुरंत एक वीर, साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो उठता है। यहाँ पर लेखक राजस्थान के इतिहास प्रसिद्ध स्वाभिमानी देशभक्त महाराणा प्रताप, उनका चेतक घोड़ा और चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं। ये सारा चित्र हमारे मन के पर्दे पर एकदम सजीव सा हो उठता है। उनकी वीरता, उनका साहस, उनके घोड़े की स्वामी भक्ति आदि। महाराणा प्रताप जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यानी चित्तौड़ की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, कुछ भी नहीं रखा अपने पास, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। आज के वर्तमान की अगर हम बात करें तो छोटी छोटी बातों के लिए हम कितने स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन जिनके बदौलत इतिहास लिखा गया, रचा गया, ऐसे महाराणा प्रताप जैसे महान और स्वामी भक्त राजा ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए आगे लेखिका लिखती है, भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, बच्चों और परिवार को भूखा रखना पड़ा, विशाल धरती शैया और खुली नील गगन चादर रहा, पर हार नहीं मानी। महलों को त्यागा, जंगल में आए, बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को भूखा छोड़ दिया, और जंगल में जहाँ जगह मिली उसी को अपनी शैया बनाई, अपना बिस्तर बनाया और अपने ऊपर मानो नील गगन को ओढ़ लिया। अर्थात प्रतिकूल हालातों में वो जीते रहे, लेकिन दुश्मन के आगे उन्होंने कभी पराजय स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही एक और देशभक्त और स्वामी भक्त की याद ताज़ा हो जाती है, जिनका नाम है भामा शाह, जिसने अपनी सारी पूंजी अर्थात पैसा, धन संपत्ति अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी। इसी शहर से मीरा जैसी कृष्ण भक्त की यादें भी जुड़ी हुई है। सम्राट महाराणा प्रताप के अलावा यहाँ पर भामा शाह का भी उल्लेख आया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये महाराणा प्रताप के
करीबी मित्र थे, सहयोगी थे और बेमिसाल दानवीर और त्यागी पुरुष थे। और मेवाड़ की अस्मिता और अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उनके लिए अपनी मातृभूमि ही सबसे बढ़कर थी। भामाशाह के बारे में आज भी राजस्थान में एक बात कही जाती है, वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मिटा सका क्या काल भला। और उसके बाद कृष्ण की परम भक्त और कवयित्री संत मीराबाई का भी यहाँ पर जिक्र आया है, तो उनकी भी यादें यहाँ जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता, त्याग और भक्तिभाव भरा दिखता है, जिसके हमने उदाहरण देखे हैं। यहाँ के बाशिंदों अर्थात नागरिकों की सहजता, सरलता और भाईचारा यानी बंधुभाव देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है, जो इन्हें विरासत में मिले प्रतीत होते हैं। शहर जरूर छोटा है यहाँ का, लेकिन इसकी मिट्टी के कण-कण में, जैसा कि लेखक ने बताया, वीरता, त्याग और भक्तिभाव दिखाई देता है। और यहाँ के लोग भी काफ़ी सज्जन, सरल और बंधुभाव से भरे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। अर्थात ये गुण जो है वो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में मिले हैं, ये निश्चित है। अब हम चित्तौड़गढ़ के बारे में देखेंगे। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल, एक विराट दुर्ग है, जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी चित्तौड़गढ़ की बात ही कुछ निराली है, बाकी तो मानो चित्तौड़गढ़ के सामने फीके से लगते हैं। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, जौहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम अर्थात संग्रहालय जैसे अनेक दर्शनीय स्थल है। ये एक एक स्थान देखना एक रोमांचक अनुभव माना जाएगा। जैन मंदिर में सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। जैन धर्म के बारे में बच्चों आपको पता होगा कि ऋषभ देव जो थे वो पहले तीर्थंकर और महावीर जैन जो थे वो 24वें तीर्थंकर। ऐसे 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यहाँ पर दिखाई देती है। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरमर के आकर्षक पत्थरों से निर्मित है। पश्चिम की ओर बना रामपोल ही किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये सभी प्रतिमाएं जो है श्वेत संगमरमर पत्थर से बनी हुई है, जो कि अत्यंत आकर्षक दिखाई देती है। जैन मंदिर के सामने ही बड़े से गेट में विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया। इसका अर्थ यह है बच्चों कि महाराणा कुंभा को मालवा का सुल्तान और गुजरात का सुल्तान इन दोनों के आक्रमणों से टकराना पड़ा, और जिसमें उन्होंने विजय भी प्राप्त की, और इसीलिए वहाँ पर वो विजय स्तंभ है। यहाँ जौहर कुंड में रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं के जौहर की कहानी का प्रतिबिंबित है। जौहर का अर्थ होता है अपने आप को अग्नि के हवाले करना, जला देना। तो किसने अपने आप को अग्नि के हवाले किया था, आइए इसके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। तो इस जौहर कुंड से एक कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि राजपूत महिलाएं जो होती है वो अपना शौर्य और सम्मान के नाम पर अपने आप को कभी कभी भस्म भी कर देती है। इसमें रानी पद्मावती ने, जिसका दूसरा नाम पद्मिनी भी कहा जाता है, 700 महिलाओं के साथ उन्होंने इस अग्निकुंड में जौहर किया था। और कारण क्या था इसका? चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की शादी पद्मावती से हुई थी, और अलाउद्दीन खिलजी की नज़र पद्मावती के सौंदर्य पर और चित्तौड़ की संपत्ति पर भी थी। इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय भी हो सकती है। तो कहते हैं कि सन 1303 में इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें रतन सिंह शहीद हो गए थे। दुश्मन अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के दरवाजे पर अपनी पूरी सेना के साथ अंदर घुसने की तैयारी कर रहा था, और ये बात रानी पद्मावती के कानों तक पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि दुश्मन अंदर आए, रानी पद्मावती और समस्त महिलाओं ने अपनी अस्मत को बचाने के लिए अपने आप को इस जौहर कुंड में छलांग लगाकर भस्म कर लिया था। तो जौहर कुंड देखने के बाद ये कहानी भी हमारे मन में ताज़ी हो जाती है,
और हमारे शरीर पर मानो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। यहाँ के पार्क में महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। राजस्थान के इन 3 शहरों की यात्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियाँ याद दिला दी। जोधपुर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़, इन शहरों के लेखक बात कर रहा है। तो लेखिका के मन में ये गीत याद आया। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना, यह देश है धरती का गहना। संक्षेप में यदि मैं कहूँ कि यह वीर भूमि है जहाँ त्याग भी है, बलिदान भी, शत्रु को परास्त करने का जज्बा भी है, अर्थात उसे पराजित करने की भावना भी है, तो कला की परख भी है, देशभक्ति भी है। ये मुद्दा कई राजपूत शासकों से जुड़ा हुआ है। ईश भक्ति भी है, ये मुद्दा संत मीराबाई से जुड़ा हुआ है। यहाँ जौहर है तो अपने स्वत्व अर्थात नारीत्व व सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी तो रंच मात्र भी अत्युक्ति न होगी। जिस प्रकार हीरे में कई पहलू होते हैं इसलिए वो कीमती होता है, उसी तरह राजस्थान एक ऐसा राज्य है या ये शहर इतने विशेषताओं से भरे हुए हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा लेखिका को लगता है। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शत शत नमन। तो इस पाठ का अध्ययन कर लेने के बाद हमारे मन में ये विचार निश्चित रूप से उठता है बच्चों, राजस्थान जिसे लेखिका ने वीर भूमि ऐसी उपमा दी है, इसे देखने की अवश्य प्रबल इच्छा हमारे मन में पैदा हो सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक या सोनार जीएन के नाम से, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।